तो देखो कुछ क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अच्छे क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझना। डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको जो डेफिनेशन में ऑलरेडी तुम्हें लिखवा चुका हूँ, तो यहाँ पे हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तुम्हें पता ही है जब हम क्या कर रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हो किसी मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विद रेस्पेक्ट टू दी वैक्यूम। ठीक है, जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के, तब उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि एक मीडियम वैक्यूम होगा, दूसरा कोई और मीडियम हो सकता है। यानी कि जो रे है वो वैक्यूम से उस सेकंड मीडियम में जा रही होगी। क्लियर है? ठीक है, मीडियम 2 और मीडियम 1 क्या हो गया है, वैक्यूम हो जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेंशन इट्स यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट बताओ क्या होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है सर? एन। बेटा वो उसका सिंबल है डिनोट करने का, एन नहीं होती। हमें कहीं पे मास लिखना है तो तुम क्या लिखोगे, एम फिजिकल्स टू 5, ठीक है, केजी। तो ये जो है, ये तो एम जो है ये सिंबल है, उसे डिनोट कर रहा है कि मास है, केजी उसकी यूनिट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम कैसे लिख देते हैं, एन इजिकल्स टू किसी का भी, जैसे कि ग्लास का 1.5। तो यहाँ बताओ कुछ लिखा था इसके बाद मैंने? नो सर। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, खुद सोचो ना। अच्छा, यूनिट कब किसकी नहीं होगी, जब कोई भी चीज रेशो में है। ठीक है, जब कोई भी चीज किस में है, रेशो में। ठीक है, अब तुम ऐसे सोच सकते हो कि कई बार तो हमने देखा है ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है, जैसे एक्सेलेरेशन का था। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या था, एक्सेलरेशन। तो देखने को ये भी ऐसा लग रहा है, ये रेशो नहीं है, देखो। ठीक है, इसमें फर्क है, रेशो क्यों नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट चीजें रखी हुई हैं हमने। ऊपर क्या है, ऊपर तो वेलोसिटी है, नीचे क्या है, टाइम है। तो वेलोसिटी, ऊपर वेलोसिटी है, नीचे क्या है, टाइम। तो दोनों की अलग अलग यूनिट होगी, इसलिए यहाँ पे यूनिट कटेगी नहीं। रेशियो में क्या होता है, जब हम रेशियो कर रहे होते हैं, रेशियो सेम चीज का निकाला जाता है। ठीक है, रेशियो हमेशा सेम चीज का निकाला जाता है। अगर मैं बोल रहा हूँ ना, किसी दो बच्चों की हाइट का रेशियो 2/3 है, ठीक है, 2:3 है, तो यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, हाइट का रेशियो। मैं ऐसे नहीं कह सकता रेशियो एक हाइट का है और एक वेट का है। कभी पढ़ा है इसे, खुद बताओ। यदि कभी कोई ऐसा तुमने स्टेटमेंट या क्वेश्चन में देखा है, एक बच्चे का हाइट दे दी और दूसरे का वेट दे दिया और इनका रेशियो निकाला जा रहा है कि 2:3 है, हाइट और वेट का रेशियो? नो तो ऐसे सर। नहीं होता, हमेशा सेम चीज का होता है। तो वहां पे क्या होता है, जहाँ पे सेम चीज है उसे रेशियो बोला जाता है। ठीक है, और जब सेम चीज होती है तो उसकी यूनिट भी सेम होती है, तो यूनिट कट जाती है, इसलिए कभी भी रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। ऐसे बोला जाता है सिंपल कि रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती रेशियो की यूनिट, क्योंकि रेशियो उसे ही बोला जाता है जहाँ पे सेम चीजें ली जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सिंपल फ्रैक्शन हो गया एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम है, तो इसकी यूनिट अलग होगी, इसकी यूनिट अलग होगी। ठीक है, तो क्या हो जाती है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और इसकी क्या होगी, सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स थी तो आपस में ये कैंसिल आउट नहीं होगी, जबकि रेशियो में सेम ही यूनिट होती है, इसलिए वो कैंसिल हो जाती है। अब खुद सोच के देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, डिग्री है। ठीक है, साइन आई, ठीक है, और अपॉन साइन आर, दोनों में डिग्री है। या फिर दूसरे तरीके से देखो, दोनों में स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दोनों स्पीड है, तो यानी कि रेशियो है, रेशियो है तो दोनों की सेम यूनिट होंगी, सेम यूनिट होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए रेशियो में कभी कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पे जो पूछा गया ना, मेंशन इट्स यूनिट, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। पूरा समझ लेते हैं, फिर एक बार आंसर लिखें। कैन द वैल्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी स्मॉलर देन 1? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू स्मॉलर देन 1 हो सकती है?
क्या लगता है तुम्हें? No, sir. नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? सर हो सकती है। हो सकती है, क्यों हो सकती है? कोई केस बताना मुझे जिसमें हो रही होगी। छोड़ो, इधर ध्यान दो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मैंने और तुम्हें ये भी बताया, कई बार ब्रैकेट में एयर भी लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट सेम है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन में तुम्हें वर्ड वैक्यूम ही यूज करना है, लेकिन फॉर्मूले में हो सकता है वैक्यूम की जगह एयर लिखा हुआ दिखाई दे जाए, तो सेम ही बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन कोई भी मीडियम, ठीक है, ग्लास, वाटर, कुछ भी ले लो, डायमंड, कोई और दूसरा मीडियम, यही फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। ऐसे लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिख देंगे मीडियम, लिख देते हैं, एम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सबस्क्रिप्ट यहाँ पे इससे पहले कुछ लिखा ही नहीं जाता है जब एब्सोल्यूट की बात कर रहे होते हैं। ये भी याद आया तुम्हें? ठीक है, कल समझाया था। अब ये बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है? वैसे तो 2.9979 इंटू 10⁸ होती है, लेकिन 2.9979 को राउंड ऑफ करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे सीधा लिखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, नीचे मीटर पर सेकंड कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? क्या वैक्यूम से ज्यादा हो सकती है, या वैक्यूम के इक्वल होगी, या वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की उससे कम होगी? क्या लगता है तुम्हें? सर वैक्यूम से कम होगी। पक्का? यस सर। बिल्कुल ठीक कहा इसने, अनिरुद्ध ने। देखो, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है मैक्सिमम वहां पे होगी जहाँ पे पार्टिकल्स मिनिमम है या फिर नहीं है, यानी कि वैक्यूम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से ज्यादा कहीं पे हो ही नहीं सकती, यानी सबसे ज्यादा स्पीड हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में। समझ रहे हो? वैक्यूम में हाईएस्ट स्पीड होती है। चलो अब इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो, यहाँ समझते हैं। इस जगह लिख रहा हूं मैं, ऊपर लिखा है 10 और नीचे लिखा है 5, तो आंसर बताओ क्या आएगा? सर 2। सर 2 आएगा। ये ग्रेटर देन 1 है कि स्मॉलर है? सर ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। यहाँ पे 10/10 लिखा है, तब क्या आएगा? सर 1। 1। 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस केस में बताओ हो क्या रहा है? ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर वाली वैल्यू से कम है। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल है। जब इक्वल होगी तब 1 आ सकता है, पर इस केस में तुमने कहा कि हमेशा छोटी होगी। भाई स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में वैक्यूम से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो हमेशा क्या आएगी? छोटी आएगी। यानी 10 से अगर कम नंबर लिया जाए तो 1 से ज्यादा ही आता है। इवन 9 भी तुम लोगे तब भी 1 से ज्यादा ही आएगा। तो वहां पे यही तो पूछना है कि क्या जो वैल्यू है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो 1 से कभी कम आ सकती है? तो नहीं आ सकती, क्योंकि हमने ऊपर एक ऐसी चीज को बिठा दिया है यहाँ पे फॉर्मूले में, ठीक है, न्यूमरेटर में एक ऐसी वैल्यू को रखा है जो कि मैक्सिमम है, तो नीचे डिनोमिनेटर में उससे हम वैल्यू क्या आएगी? कम। और हमने यहाँ पे भी सीखा जब इस तरीके से होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगी। मैक्सिमम तुम क्या ले सकते हो? 9.999 ये ले लोगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इससे इक्वल या इससे ज्यादा तो किसी की हो ही नहीं सकती, तो इससे कम लोगे ना, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम 3 इंटू 10⁻10 है, ठीक है, सॉरी 8 है, उससे कम ही तो लोगे ना हमेशा। तो जब कम लोगे तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी आएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया कि भाई जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगी, ठीक है। क्लियर हुई ये वाली बात भी? बोलो। यस सर। क्लियर हुई ना? अच्छा, अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ये तो चलो एब्सोल्यूट था, एब्सोल्यूट मतलब वैक्यूम रख दिया गया, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे वैक्यूम की ही है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा। मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है यहाँ पे, तब 1 से ग्रेटर होगी या 1 से स्मॉलर भी हो सकती है?
अगर सर दोनों केस हो सकते हैं। नहीं हो हो सकती सकते, है। नहीं हो सकते, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकाला जाता है विद रेस्पेक्ट टू एयर। ये बात ठीक है बिल्कुल, याद आया? ऐसा कुछ पढ़ाया था कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, Yes. है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है एयर के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम की। एयर की वेलोसिटी कितनी होती है? यही तो होती है वैक्यूम जितनी, उससे थोड़ी कम होती है, लेकिन राउंड ऑफ करके हम ये लिख लेते हैं 3 × 10⁻⁸। उस केस में भी जो तुम मीडियम ले रहे हो ना, ठीक है, वो हमेशा उसमें स्पीड कम ही रहेगी। तो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू कम रहेगी, तो यहाँ पे अगर एब्सोल्यूट की जगह वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख देना, ठीक है, तब भी बात क्या रहेगी यहाँ पे? सेम ही रहेगी, यानी कि 1 से कम हो ही नहीं सकती, 1 से ज्यादा ही होगी। अगर बोल दे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते? अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस केस में क्या करोगे? बोलो जी। सर तब भी नहीं हो सर सकती। एयर का ही होगा। तब हो सकती है, तब हो सकती है, ठीक है। सपोज करो 2 मीडियम है, चलो ये तो क्वेश्चन हमने बात करी ली इसके बारे में, है ना, यहीं पे लिख देता हूँ। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है? समझना, हम एयर या वैक्यूम के उसमें नहीं निकाल रहे होते रेस्पेक्ट में, किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है जी, मीडियम 2। यहां से जब ये रे जा रही थी तो ये बैंड अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, यानी ये मीडियम 2 बताओ क्या होगा? डेंसर की रेयर? क्या होगा मीडियम 2? रेयरर होगा, है ना, क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल तब जाती है जब डेंसर से रेयरर में एंटर करती है। तो ये क्या है? रेयरर। और ये क्या है? डेंसर। अब स्पीड ऑफ लाइट तुम कौन से मीडियम की पहले लिखोगे? जिसमें से वो ट्रेवल कर रही है, यानी मीडियम 1 में। अब खुद बताओ, डेंसर में तो स्पीड कम होगी, यहाँ स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो ये रेयरर है, दूर भागेगी लाइट। तो इस केस में डिनोमिनेटर तो तुम्हारा क्या हो गया? बड़ा, और न्यूमरेटर हो गया छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 1 से छोटी आएगी, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? बताओ जल्दी, यस सर। दो पॉइंट कुछ करके आएगा। तो इस केस में तो यस हो सर। सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में नहीं होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में नहीं होगा, क्योंकि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं तो हमने एक चीज फिक्स कर दी कि एयर से ही जा रही है दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम से एयर में नहीं जा रही, ठीक है। और जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया तब हम कह रहे हैं वैक्यूम से ही जा रही है किसी दूसरे मीडियम में, ठीक है। तो वहां पे वो क्या होगा? उससे डेंसर होगा ही होगा, ठीक है। डेंसर होने का मतलब स्पीड कम, तो जिसमें बाद में गई उसकी नीचे स्पीड लिखी जाती है, तो स्पीड यहाँ पे कम होगी, ऊपर वाली स्पीड ज्यादा होगी। ज्यादा और कम जब अपॉन में लिखा जाता है, जैसे ये ज्यादा लिखा है, ये कम लिखा है, ठीक है, तो आएगी वैल्यू ग्रेटर देन 1, इस तरीके से। तो रिलेटिव में होगा सर, हो सकता है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हमेशा होगा, हो सकता है। अगर ये रेयरर है और ये डेंसर है तो फिर वही 1 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो रिलेटिव में पॉसिबल है, बाकी रिफ्रैक्टिव में और एब्सोल्यूट में नहीं है, ठीक है। मैं आंसर बोल रहा हूँ इसका, लिखो। डेफिनेशन तो लिख लोगे तुम, उसको छोड़ो, सीधा मैं ये लिखवा रहा हूँ। इट डजंट हैव एनी यूनिट, it doesn't have any unit, full stop. It cannot be less than 1, it cannot be less than 1 because the speed of the light is maximum. It cannot be less than 1 because the speed of light is maximum in vacuum, bracket में लिखना air.
इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, और ब्रैकेट में लिख देना एयर। ठीक है, चलो जी, सेकंड वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, और बस दो चीजें इसमें याद रखनी है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। नेम द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। कुछ याद आया? एक बार जिक्र किया था मैंने, बोला था। तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डायमंड। डेंसिटी होती है डायमंड की, बिल्कुल ठीक। ठीक है, कितनी होती है? चलो ये भी याद रखना है, 2.42। क्लियर है? बस हाईएस्ट वाले और लोवेस्ट वाले का ही नाम याद रखना है और किसी का नहीं। तो ये डायमंड की क्या हो जाएगी? 2.42। मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, वो क्या होगा? लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी केरोसिन। वो होगा एयर। लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम किस में होगी? एयर। एयर में ही तो होगी। ठीक है, एयर में कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट अगर लिखें हम, 1 भी लिख दोगे तो ठीक है, लेकिन होती कितनी है? 1.0003। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसको राउंड ऑफ करके हम अक्सर 1 ही लिख देते हैं, वरना एग्जैक्ट होती है 1.0003। ठीक है, तो आंसर लिखो इसका, सीधा याद रखना है डायमंड और एयर, और बस इन दोनों की वैल्यू याद रख लेना, बाकी किसी की याद देने की जरूरत नहीं है। तो लिखो, द मीडियम विथ हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायमंड। द मीडियम विथ highest optical density is diamond with refractive index with refractive index 2.42, which is maximum, नेक्स्ट लाइन से लिखो, द लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एयर। द लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एयर, full stop. Its refractive index is 1.0003। क्लियर हुआ जी अभी? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोगे? हाँ, क्या लगता है? When does snail's law fail? कब स्नेल लॉ फेल हो जाता है? स्नेल लॉ होता क्या है? स्नेल्स लॉ सर वो SI अपॉन वो sin I अपॉन sin R इक्वल टू कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक। ये फेल हो जाना, फेल हो जाने का क्या मतलब है? ये रेशो कांस्टेंट ना आए, ये तो मतलब हुआ। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो स्नेल्स लॉ कहता है वो ये कहता है साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका रेशियो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो ये कहता है हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू आए। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए। अब देखो कहाँ पे फेल होता है? ये मीडियम 1 है, ध्यान से समझना इसको, और ये मीडियम 2 हो गया। रे जो है वो ओब्लिक ना आके परपेंडिकुलरली आ जाए, या बोलूं मैं नॉर्मली आ जाए। ठीक है, इस तरीके से बोलो, बात ठीक है? ये यस इस सर। पे हमने पहले ही बात किया था यस कि सर। इस केस में कोई भी रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता, बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होती, यानी कि रिफ्लेक्शन नहीं होता। दोनों सेम ही तो चीज है, रिफ्लेक्शन होना और बेंडिंग ऑफ लाइट होना सेम चीज है। बेंडिंग ऑफ लाइट तभी होती है जब रिफ्रैक्शन होता है। तो इस केस में क्या है, ये सीधी निकल जाती है।
ठीक है ना। अच्छा, और क्या होता है, जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था रिफ्रैक्शन का, उसमें बोला था इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन अ सेम प्लेन में लाई करते हैं, और नॉर्मल क्या चीज होती है उसको बोला जाता है जो 90 बनाए। तो देखो ये जो मीडियम है, नॉर्मल अगर मैं ऐसे 90 बना दूं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है प्लेन चेंज हो गया है। दिक्कत क्या है? प्लेन चेंज हो गया है। ठीक है, प्लेन में मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ऐसे बाहर नहीं बना सकता मैं। ठीक है, चलो जी। तो फिर नॉर्मल कैसे ही बन सकता है? इंसिडेंट जहाँ पे इंसिडेंट हुई है वहां पे बनाना है नॉर्मल, तो भाई नॉर्मल फिर ऐसे ही बन सकता है, और कोई तरीका है ही नहीं। क्लियर हुआ है पॉइंट? ऐसे तो बनाते आ रहे हैं अभी तक हम नॉर्मल। अब ये बताओ नॉर्मल, इधर मैं बना रहा हूँ ये छोटा सा डायग्राम, चुटकू सा। ये नॉर्मल हो गया, ये यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, इसी एंगल को बोलेंगे क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जल्दी बताओ। यस सर। अगर ये रे धीरे धीरे मैं ऐसे करने लगूं, इसके पास ले जाना शुरू कर दूं नॉर्मल के, तो एंगल बड़ा होगा कि छोटा हो जाएगा? वैल्यू आई सर की क्या छोटा होगी? होगा। छोटा होगा। अगर मैं बिल्कुल इसके ऊपर ही ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? सर 0। जीरो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे यानी कि साइन आई जीरो है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये निकल जा रही है सीधी। अच्छा, यहाँ पे भी नॉर्मल भी यही है ऐसे, और रिफ्रैक्टेड रे भी ऐसे ही है ना? तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा? यहाँ पे भी एंगल क्या होगा? सर एंगल ऑफ 90। रिफ्रैक्शन जीरो होगा भाई, जीरो होगा। देख समझ, यहाँ से रे अगर ऐसे जा रही थी तो तुमने कहा ये क्या है, इस एंगल को क्या बोला जाता है? हाँ, सर एंगल एंगल ऑफ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्टेड रे। इसको अगर मैं कम करता चला जाऊं, इधर इधर इधर, कम ही होगा ना, और बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए तो जीरो। तो नॉर्मल भी यही है और रे भी यहीं से जा रही है। ठीक है, तो नॉर्मल और रे के बीच में, चाहे वो इंसिडेंट रे है चाहे रिफ्रैक्टेड रे है, जो एंगल बनेगा वो जीरो बनेगा। क्या बनेगा? जल्दी बोलो। 0। जीरो। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी साइन जीरो डिग्री अपॉन साइन जीरो डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है और ये भी जीरो है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब साइन जीरो डिग्री की वैल्यू बता दो मुझे, साइन जीरो कितना होता है? बोलो। ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है तुमने, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो जीरो अपॉन जीरो क्या होता है? इनफाइनाइट होता 0। है। ठीक है, नहीं, इनफाइनाइट होता है, जीरो नहीं होता है, नोट डिफाइन हो जाती है बात। ठीक है, इनफाइनाइट हम उसे बोल रहे हैं जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, जीरो नहीं होता। अच्छा है, बता, 5/0 क्या होता है? सर 0। अरे, हाथ निकाल अपना और अपने गाल पे नॉट लगा डिफाइंड। खींच के। 5/0 नॉट डिफाइन होता है, बट कैसे हो जाएगा ये? जीरो थोड़ी, देखो अजीब हो यार तुम। ये कितना है? 2। ठीक है, ये कितना है? 5। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 5 × 2 करो जरा, तो तुम्हें ये मिल जाएगा 10। 3 × 5 करो जरा, तो तुम्हें क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? 15। अब यहाँ पे मुझे ये बता, जीरो की किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं कि 5 मिल जाए? यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई होगा ना किसके साथ, तो 5 आ जाए? बता ऐसा नंबर, जीरो जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो जीरो बना देता है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 5 बन जाए? तो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हम। ये बता पाएगा तो बता दे आज, फिर आज से फिर ये डिफाइन हो जाएगी वैल्यू। बोल भाई, है कोई वैल्यू ऐसी जो यहाँ पे रखी जाए, वो जीरो से मल्टीप्लाई करके और 5 आ जाए? तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं सर है, कोई भी। जीरो जीरो के जिसके भी साथ होता है मल्टीप्लाई, उसे वो जीरो ही बना देता है। पहले ही मैंने बताया था, जीरो जब भी डिनोमिनेटर में आ जाता है, ये उस बच्चे की तरीके से होता है जो नालायक होता है, जो जिसको अपनी संगति में ले लेता है उसे भी नालायक बना देता है। तो यहाँ चाहे तुम 100 रख दो, 1000 रख दो, मल्टीप्लाई करेगा, जीरो बना देगा। तो ऐसा कोई नंबर डिफाइन ही नहीं कर पा रहे।
तो यहाँ पे 5 रख 10 रख कुछ भी, तो किसी के भी अपॉन में 0 आता है वो नॉट डिफाइन हो जाता है। इसलिए जो रैशनल नंबर होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है, p अपॉन क्यू। ठीक है, पी क्यू कैन एनी इंटीजर। ठीक है, q कांट बी 0, ये डेफिनेशन होती है। द वैल्यू ऑफ p एंड q कैन बी एनी इंटीजर बट q कैन नॉट बी 0। ऐसे लिखते हैं ना, p अपॉन q, और साइड में ऐसे लिख देते हैं q कांट बी 0। क्यों लिखते हैं? क्योंकि फिर वो नंबर बचेगा ही नहीं ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो नॉट डिफाइन जो है वो रैशनल नहीं होता है। ठीक है, रैशनल में सारे नंबर डिफाइन होते हैं। तो ये बात है। तो यहाँ पे 0 अपॉन 0 अपॉन में 0 आ गया, नंबर नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है, जबकि ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कोई नंबर कांस्टेंट नंबर आएगा। ये कह के चल रहा था इसने कि कोई एक वैल्यू आएगी और कांस्टेंट आएगी, तो आया नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेचारा जाके फेल हो गया। सही है, तो ये डायग्राम बना लो इसमें, और मैं थोड़ा बहुत लिखवा देता हूँ, वो चीज लिख लेना। लिख लिया भैया? बोलो, ये बना लिया मतलब? यस सर। यहाँ पे लिखो, हेयर the incident ray and normal are coincident lines. Here incident ray and normal are coincident line. ठीक है, so the angle, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, and the angle of incidence is the angle between, but लिखो, but and नहीं, वहां पे शुरू में but लिखो, but the angle of incidence is the angle, but the angle of incidence is the angle between normal and incident ray. Normal and incident ray. ठीक है, in this case, in this case, in this case, both are coincident. So angle of incidence as well as angle of refraction is 0. Is 0. Is 0. ठीक है, अगली लाइन से लिखो, according to Snell's law, sin I upon sin R is equals to constant, always. ठीक है, here sin 0 degree upon sin 0 degree, ठीक है, ऐसे लिख लेना, इज इक्वल्स टू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और इधर भी ये क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, विच इज नॉट डिफाइंड, which is not defined. Which is not defined. आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से, hence Snell's law fail, when light is incident normally
when light is incident normally at the surface of the refracting medium. When light is incident normally at the surface of the refracting medium, that is when angle of incidence is equal to 0. That is when angle of incidence is equal to 0. लास्ट क्वेश्चन देखो, मतलब ये फोर्थ वाला जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, हाउ इज ऑप्टिकल डेंसिटी रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे रिलेट करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, डायमंड का कितना है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर 2.42। 2.42। अब ये बताओ इसकी डेंसिटी कैसी होती है डायमंड की? कार्बन में पढ़ा था हमने। सर हाई होगी। हाई होगी डेंसिटी। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा आएगा जिसकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, सिंपल हमने समझा भी था इसको। मैंने तुमसे जब समझा रहा था तो मैंने स्पीड ऑफ लाइट से बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट वहां पे कम हो जाएगी जो ज्यादा डेंस है, जो ज्यादा डेंस है। क्यों कम हो जाएगी? उस केस में ऐसा होगा कि जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा पास 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 होंगे। ठीक है, तो वहां पे डेंस होने का मतलब ऑप्टिकली डेंसिटी उसकी हाई हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे केस में क्या होता है, देखो ऊपर रखा हुआ है एयर, एक बहुत बड़ी वैल्यू, और नीचे रखी हुई एक छोटी वैल्यू। भाई स्पीड ऑफ लाइट ऊपर तो वैक्यूम की एयर की आ गई ना, 3 × 10⁸, और नीचे किसकी आ गई? कोई भी तुम ले रहे हो छोटी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ हम ले रहे हैं कि भाई हाईएस्ट लेते हैं, इस डेंसिटी हाईएस्ट है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम हो जाएगी। तो जिस केस में स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम है, यानी कि वो कौन सा केस है? जब डेंसिटी हाई है। समझना, जब क्या है? डेंसिटी हाई है। तो जब डेंसिटी हाई है तो नीचे जो तुम रखोगे स्पीड ऑफ लाइट वो छोटी वैल्यू रखोगे, बहुत छोटी, और ऊपर बड़ी वैल्यू रखोगे। तो एक बड़ा नंबर है छोटे से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे ये बताओ जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा? तो एक बड़ा नंबर आ रहा होगा। ठीक है, वो क्या होगा? एक बड़ा नंबर आ रहा होगा। जैसे डायमंड के केस में 2.42 ये हाईएस्ट होती है। क्लियर है? समझ रहे हो? अगर ऊपर और नीचे सेम रख दिया जाए तो चीज 1 हो जाती है, लेकिन ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी है तो 1 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे बहुत छोटा है तो 1 से थोड़ा और ज्यादा बड़ा आएगा, यानी 2 के आसपास आएगा, उससे ऊपर चला जाएगा। तो बात हमने किसकी करी? डेंसिटी की। निकल के जो आया वो क्या है? 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो हुआ क्या, जब डेंसिटी हाई थी, ठीक है, मैक्सिमम थी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें ज्यादा देखने को मिला। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? हाँ Yes, sir. ठीक है ना? तो मैं लिखवा देता हूँ, इसको लिखो आंसर को। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Optical density of a medium is directly proportional to the refractive index of the medium. Optical density of a medium is directly proportional to the refractive index of the medium. Full stop. Next line से लिखो, diamond has highest optical density. Diamond has highest optical density because of its highest refractive index. Because of its highest refractive index. Air has, next line say, air has lowest optical density. Air has lowest optical density because of its lowest refractive index. Because of its lowest refractive index. अभी इन क्वेश्चंस में किसी में कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो।
No, sir. नहीं है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास, द पाथ ऑफ लाइट रे फ्रॉम 3 डिफरेंट मीडिया ABCD फॉर द गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो इसको स्टडी करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके मैं लिखूंगा, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो ए पार्ट मैंने लिख दिया, यानी कि फर्स्ट पार्ट वाला, और उसमें क्या दिया हुआ है, चलो पहले इनको स्टडी करते हैं। समझना क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सब में सेम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, सब में सेम, यानी कि जो ऊपर वैल्यू तुम रखोगे, ठीक है, ऊपर, वो सेम होगी, न्यूमरेटर में वैल्यू सेम होगी। ठीक है, या तो ऐसे समझो या फिर ऐसे समझना, देखो लाइट है, ठीक है, जो लाइट है वो डिफरेंट स्पीड होती है उसकी, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया। अब यहाँ पे जो जिससे वो ट्रेवल कर रही है वो मीडियम है एयर, तो एयर में सब में स्पीड की, जो लाइट की स्पीड होगी वो सेम होगी। यानी इस वाले केस में जब तुम लिख रहे होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर वैल्यू रख रहे होंगे 3 × 10⁸ रख रहे होंगे, इस वाले में भी तुमने यही वैल्यू रखी होगी, और इस वैल्यू, इसमें भी तुमने यही वैल्यू रखी होगी। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू रख रहे हो तुम, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू रख रहे हो तुम। ठीक है, अब ध्यान देना, जिसकी स्पीड, ठीक है, जिसकी स्पीड डिनोमिनेटर में क्या होगी, कम, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज्यादा। ठीक है, जिसकी स्पीड डिनोमिनेटर में क्या होगी, कम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज्यादा। ये बात बताओ समझ में आई या फिर नहीं? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? अभी इससे पहले भी हम इसी तरीके के क्वेश्चन की बात कर रहे थे। स्पीड, नीचे स्पीड रखनी है, उसकी स्पीड रखनी है जिस जो यहाँ पे मीडियम है, तो जिसकी स्पीड कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। और यही तो हमने बोला था कि भाई जो डेंसिटी है जिसकी ज्यादा होती है उसमें स्पीड हो जाती है कम। ठीक है, और अभी हमने बात करी डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ना हमें सिर्फ ये पता करना है कि भाई किसकी डेंसिटी सबसे कम या सबसे ज्यादा है। या मैं दूसरे तरीके से बोल दूं, किस मीडियम में जो स्पीड है लाइट की वो कम है या ज्यादा है। या तीसरे तरीके से मैं बोल दूं, किस मीडियम में लाइट सबसे ज्यादा बेंड हो रही है। समझना इस चीज को, देखो ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी ज्यादा, मतलब जिसमें पार्टिकल पास 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 है बहुत ज्यादा, उसमें स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। उसमें क्या होगी, स्पीड डिक्रीज करेगी, और उसमें जो बेंडिंग है वो हो जाएगी ज्यादा। ऑप्टिकल डेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो स्पीड डिक्रीज करेगी, बेंडिंग भी क्या होगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मैक्सिमम होगा। अभी हमने बात करी थी ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे तो चलो ऑप्टिकल डेंसिटी बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे, तब भी आंसर हम दे देते हैं। विच ऑफ द 3 मीडियम ए बी और सी हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। अब स्पीड तो हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, किस स्पीड लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है, यहाँ तो बेंडिंग पता चल रही है हमें। देखो 60 से यहाँ पे बैंड होके ये एंगल बन रहा है 50, यानी कि देखो होगा क्या, ये जो मीडियम है ये कौन सा होगा, ये मीडियम डेंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मीडियम ना होता तो ये 60 ही बनाती हुई चली जाती। अगर ये रेयर होता तो बैंड अवे करती तो एंगल और बड़ा बनता, 60 से ज्यादा बनता है, या तो छोटा बना, यानी बैंड कर रही है। तो मीडियम एयर के कंपैरिजन में ये डेंसर है। यहाँ पे ही बैंड करके 45 हो गई तो ये भी डेंसर है। यहाँ पे भी ये रेयरर होगा, यहाँ पे 40 हो गई, ये भी डेंसर है। सबसे ज्यादा बैंडिंग किसमें है, मीडियम सी में। मीडियम सी में सबसे ज्यादा बेंडिंग है, यानी कि स्पीड सबसे कम है। और स्पीड सबसे कम कहाँ पे होगी, जहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, फिर यहाँ पे सी में। बोलो जल्दी से। क्या हुआ, समझ आया या फिर रिपीट करना है?
बोलो। यस सर। रिपीट करना है या समझ आ गया है पॉइंट? समझ आ गया। लिखो फिर इसका आंसर। मीडियम सी हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। मीडियम सी हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी because bending of light is maximum in medium C. So we can say that medium C is maximum optical denser. सबसे ज्यादा बेंडिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो भाई यही सबसे ज्यादा डेंसर है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं इसमें, बी पार्ट। through which of three media comma will speed of light is maximum, through which of three media comma speed of light be maximum, question mark। चलो अब ये तो बता सकते हो, बोर्ड पे भी इन्हें थोड़ी देर पहले ही समझाया। बोलो। सर ए। बिल्कुल ठीक। कैसे पता चला? यहाँ पे सबसे कम बैंडिंग देखने को मिली है। ये इससे डेंसर तो होगा, देखो ए से डेंसर है मीडियम ए, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो मीडियम बी में ज्यादा बेंडिंग है, तो ये ए के कंपैरिजन में डेंसर हो गया। और ठीक है, बी से ज्यादा डेंसर कौन है? सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए में क्या होगा, ए की डेंसिटी मिनिमम है, इसलिए स्पीड भी मैक्सिमम रही होगी। ठीक है, साफ साफ हमने बात करी थी ना कि भाई जो स्पीड होती है डिपेंड करती है उसकी डेंसिटी कितनी है, ऑप्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल कितने पास पास है, कितने दूर दूर है। तो जहाँ पे बेंडिंग कम होगी वहां पे डेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, तो लिखो मीडियम ए इज less optical denser than medium B and medium C. As the bending in medium A, as the bending of light ray, ऐसे लिखो, as the bending of light ray in medium A is minimum full stop। And we know that bending of light ray is minimum when optical density is when medium is, ऐसे लिखो, when medium is less optical denser, full stop। The speed of light is more in less optical denser medium, अगली लाइन
यहीं पे लिखो फुल स्टॉप। सो speed of light will be maximum in medium A. So speed of light will be maximum in medium A. थर्ड क्वेश्चन लिखो इसमें, थर्ड पार्ट सी पार्ट बना के लिखोगे उसको। Will the light traveling from A to B will the light traveling from A to B bend towards or away from normal? Will the light traveling from A to B bend towards or away from normal? Or away from normal? Question mark. अभी इसको छोड़ते हैं, देखो इसमें सॉल्यूशन को ऐसे लिखते हैं। Order of optical density of given three media is as follows। ठीक है, जो इनका वो है, ठीक है, ऑर्डर है, वो हम लिख रहे हैं। देखो, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम, इसकी उससे ज्यादा, उसकी उससे ज्यादा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा, मीडियम ए, ठीक है, इसकी कम होगी किससे, मीडियम बी से, और बी की किससे कम होगी, मीडियम सी से। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा बिल्कुल मेन पॉइंट हो गया है, ऑप्टिकल डेंसिटी हमने निकाल दिया। अब ऑप्टिकल डेंसिटी पे ही स्पीड वगैरह सब डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मीडियम ए, मीडियम बी, मीडियम सी, तीनों का हमें पता चल गया। वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर लाइट ट्रेवल करे ए से बी, ठीक है, तब कहाँ पे बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये पूछ रहे हैं वो। तो एक यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं जिसमें लाइट मूव करेगी ए से बी। तो ये है मीडियम ए और ये है मीडियम बी। तो ये रे आ रही है, यहाँ पे हो जाएगा ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मुझे ये बताना अनिरुद्ध, ठीक है, ए डेंसर होगा यहाँ पे कि बी डेंसर होगा? ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर होगा। बी डेंसर होगा ना, यानी कि रे कहाँ से कहाँ जा रही है, ये रेयरर होगा, ये डेंसर होगा। ये क्या हो गया, रेयरर हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, और ये डेंसर हो गया। तो रे ऐसे जानी थी, अब कहाँ पे जाएगी, बेंड करेगी। ठीक है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगी। ठीक है, तो लिखो इसमें व्हेन लाइट, ठीक है, ये ऑर्डर लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, फिर जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखना है। When light moves from medium A to medium B, when light moves from medium A to medium B, it will bend towards the normal. It will bend towards the normal. Because optical density of B, because optical density of medium B is higher than medium A, because optical density of medium B is higher than medium A, and we know that when light ray travel from rarer medium to denser medium,
travel from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal. तो ये बात हमें पता है, तो यहाँ पे बेंड कर जाएगी towards the normal, ये बेंड करेगी, ठीक है, बेंड्स towards the normal. लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट पार्ट है, जल्दी से लिखना है भी. Will the refractive index ये कौन सा डी पार्ट होगा, है ना? Will the refractive index of B of medium B relative to medium C? Will the refractive index of medium B relative to medium C be more than BE? B more than unity or less than unity? Refractive index of B relative to C, ये पूछा गया. तो देखो ये वाला पार्ट अच्छे से समझना, इसकी अब जरूरत नहीं रही है, इसको हटा देते हैं. Refractive index of B relative to C, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है refractive index of B with respect to C, ये मतलब हुआ, ठीक है. B का रिलेटेड टू C मतलब हुआ विद रेस्पेक्ट टू C, और ये मैंने तुम्हें लिखना सिखाया है, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका B का है, किसके रेस्पेक्ट में है? C के रेस्पेक्ट में, ठीक है. तो ये लिखा जाएगा CNB, सबस्क्रिप्ट में C और ये B, ठीक है. तो जो चीज यहाँ पे पहले है लिखी होती है, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है B का C के रेस्पेक्ट में, तो C लिखा जाएगा ऊपर. तो यहाँ पे लिखा जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम C, पूरा लिख लेना, ठीक है. इन मीडियम C, मीडियम छोड़ दिया ना, तुम लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ C मत लिखना. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम B. अब मुझे ये बताओ, ठीक है, यहाँ पे स्पीड किस में ज्यादा है? C में ज्यादा है कि B में ज्यादा है? तो तुम कहोगे B में ज्यादा है, ठीक है. स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे ये B में ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो बेंडिंग है वो कम है एज कम्पेयर टू मीडियम C, ठीक है. जिसमें ज्यादा स्पीड होगी वो कम बेंड करेगा, जिसमें स्पीड कम होगी ज्यादा बेंड करता हुआ चला जाएगा. तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है ज्यादा है और इसकी कम है. तो कोई भी नंबर सोच के देखो, 2/5 ये लेस देन 1 होता है कि मोर देन 1 होता है? हाँ, से more लेस देन 1 होगा. 2/5 करके बता कितना आता है? लेस देन 1 आएगा, ठीक है. 0.4 है ये, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 0.4, तो ये लेस देन 1 हो गया. तो सिंपल सी चीज है, ऐसे सोचना होता है इन क्वेश्चन में कि भाई स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे ये चीज ज्यादा है, मैक्सिमम यहाँ पे ज्यादा होगी स्पीड B की, और स्पीड C लाइट की जो स्पीड है C में कम होगी. तो ये फॉर्मूला लिख दो यहाँ तक, ठीक है. फिर मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो तो हमें नहीं पता, ठीक है. एग्जैक्ट वैल्यू पता होती तो हम रख के वैल्यू निकाल लेते और बता भी देते कितना है, तो वो तो हमें नहीं पता ना स्पीड कितनी है, बस हमें ये पता है किसकी ज्यादा है किसकी कम है. तो यहाँ पे लिखो स्पीड ऑफ लाइट is more in medium B than medium C. The speed of light is more in medium B than medium C. Because the bending of light
is maximum in medium C. The bending of light is maximum in medium C. So we can say that its speed will be lesser in medium C. तो स्पीड भी कहां पे कम होगी? इन मीडियम C. नेक्स्ट लाइन से लिखो, here the value of denominator is more than the value of numerator. Here the value of denominator is more than the value of numerator. So the outcome will be the outcome will be less than 1. So the outcome will be definitely, ऐसे करके लिख सकते हो, definitely less than 1. तो ये भी हो गया, ठीक है. तो बस इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन होते हैं. बाकी और मुझे कहीं से मिले और किसी बुक में या तुम्हें कुछ क्वेश्चन मिलते हैं और तुमसे नहीं हो रहे हैं तो पूछ लेना और मैं करा दूंगा, ठीक है. इतना अगर तुम समझ पा रहे हो चीजों को तो इनफ है. बाकी आगे फिर हम देख लेंगे. अब नेक्स्ट क्लास में हम नया ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सर इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह ऐसे ही होते हैं बस? हाँ, इसी तरीके से होता है, ठीक है. और एक ऐसे भी होता है, साइन आई की वैल्यू दे दी, ठीक है. जैसे मान साइन आई दे दिया 45, इस तरीके से साइन आर दे दिया 55 डिग्री. अब ना तो हमें 55 डिग्री की तो वैल्यू आती नहीं, चल 45 की आती है, तो उसकी वैल्यू देगा, ठीक है. इतनी होती है. तो साइन 45 डिग्री हमें पता है 1/√2, ठीक है. और दूसरी 55 की वैल्यू देगा तो उसकी वैल्यू अपॉन उसकी वैल्यू सोल्व करके निकाल देंगे, ठीक है. नंबर आएगा एक, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. तो साइन आई साइन आर में इस तरीके से क्वेश्चन आता है. तो सिंपल वैल्यू आती है, रखना होता है, सोल्व करना होता है, इसलिए वो मैंने कराएंगे तुम्हें. बाकी स्पीड वगैरह का देते हैं, जैसे इसकी दे दी, ये दे दिया, इसकी स्पीड बताओ, ये कराया था मैंने इस टाइप का भी क्वेश्चन, ठीक है. ये भी कराया था, है ना. और रेसिप्रोकल वाला भी करा दिया शायद, या नहीं कराया? नहीं सर वो भी नहीं कराया है. चलो वो नहीं कराया है तो वो और करा दूंगा मैं किसी दिन, ठीक है. बाकी इसी तरीके से आते हैं. ये अगर क्वेश्चन तुम्हें आ गया समझ तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हारे उसमें क्वेश्चन बन के नहीं आएगा इससे ऊपर लेवल पे, पर ना इससे ज्यादा कुछ होगा. देखो यहाँ पे, ठीक है. हमने सिर्फ डायग्राम से सबका ये पता लगा लिया किसमें कौन ज्यादा डेंसर है, रेयरर है, किसमें स्पीड लेस होगी, हाई होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, बेंडिंग देख के. तो इससे ज्यादा ऊपर कुछ नहीं आएगा. बस ये अच्छे से याद कर लेना, इसको समझना है. देखो रटना कुछ नहीं होगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ समझने की चीज है.